गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वहाँ की एक बहुत अच्छी विशेषता है जो अमेरिकन न्यायालय में जो निहित है न्यायिक पुनर्विलोकन की उनकी शक्ति। तो आज अपन पढ़ेंगे कैसे ये शक्ति उनको प्राप्त हुई, क्या इसके आधार बनते हैं और इसके क्या महत्व है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार है। इसके जो पॉलिटिकल साइंस में इसमें काफ़ी डिबेट भी होती है कि क्या ऐसी शक्ति न्यायपालिका के पास होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है वो यही है कि न्यायिक शक्ति पृथक्करण यहाँ पे पाया जाता है, यानी तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अलग अलग रूप से पृथक रहते हैं। तीनों ही नियंत्रण और संतुलन का कार्य करते हैं, न कि एक किसी एक अंग की सर्वोच्चता उस पर स्थापित हो जाए। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य और वो अपन परिभाषा समझेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य की सरकारों द्वारा पारित किया जाता है, यानी केवल केंद्रीय सरकार नहीं, राज्य की सरकारें भी जो कानून पारित करती हैं उनको चुनौती दी जा सकती है इस बात के लिए कि संविधान के विरुद्ध ये कानून बनाए गए हैं। तो जो भी कोई भी ऐसी बात जो संविधान के विरुद्ध हो वो उसे न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वो उसे निरस्त कर सकता है, और इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। पुनर्विलोकन यानी किसी चीज़ को दोबारा से देखना, उसका अवलोकन करना, इसको पुनर्विलोकन कहते हैं। तो ऐसी शक्ति न्यायपालिका के पास है, यानी जो कार्य विधायिका और कार्यपालिका द्वारा कर दिए जाते हैं उनका पुनर्विलोकन करती है न्यायपालिका। इसमें केवल विधायिका नहीं, कार्यपालिका के कार्य भी शामिल होते हैं। कार्यपालिका जो कानूनों को एग्जीक्यूट करती है वो क्या सही तरीके से कर रही है, संविधान के अनुरूप अपना कार्य कर रही नहीं कर रही है, भी न्यायपालिका देखती है। तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा किए गए हुए कार्य भी आते हैं जो ऐसे कानूनों के आधार पर उसने किए हों। तो कॉर्बिन ने न्याय पुनर्विलोकन की परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि न्याय पुनर्विलोकन का तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्था के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है जिन्हें वह अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे। यानी वैधानिकता का निर्णय देती है, यानी कि वो लीगल है या नहीं, और लीगल होने का एक ही पैमाना वो है कि संविधान के अनुरूप है या नहीं। तो कोई भी कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं होगा वो इलीगल होगा, और इलीगल जो भी होगा उसे लागू करने से न्यायपालिका रोक सकती है। ये इसकी शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। तो इसी शक्ति की वजह से ये माना जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस बात को स्पष्ट करते हुए जस्टिस ह्यूज ने कहा था कि अमेरिकन जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। हालांकि ये तो नहीं पूछते कि किसने कहा था, लेकिन ये एक लाइन में ये समझा जा सकता है कि न्यायाधीशों को कितनी इम्पोर्टेंट प्लेस इंडियन जो यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इसी शक्ति के आधार पर कांग्रेस का तृतीय सदन भी लोगों द्वारा यह कहा जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। सर्वप्रथम, सर्वोच्च न्यायालय अपनी पहल पर किसी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। उसके कार्य तभी किए जाते हैं जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या अपील के अंतर्गत कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे कि अमुक कानून संविधान के खिलाफ है या नहीं। तो वो जब कोई ऐसा वाद प्रस्तुत करता है उसके बाद में विचार करता है। दूसरा, न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं वरन निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के जो छोटे न्यायालय हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसकी दो विशेषताएं हैं। अब अपन देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार, यानी कि ऐसे कौन से संविधान में ऐसे कौन से अनुच्छेद या धारा या कहाँ ऐसा क्या आधार दिया गया जिसके आधार पर ये शक्ति अमेरिकन जो जुडिशरी है उसको प्राप्त हो गई है। तो राष्ट्रपति जेफरसन थे, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने भी ये कहा था कि पूर्वजों ने जिस ढांचे की स्थापना की थी उसमें तीनों स्वतंत्र भाग थे। उसमें कहीं भी न्यायपालिका, कांग्रेस और राष्ट्रपति के अधिकारों के पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग करती है तो वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का ही उल्लंघन नहीं वरन संविधान निर्माताओं के विचारों का भी अनादर है। यानी जब संविधान सभा के सदस्य ने ये कहा था तो फिर ये कैसे इनको प्राप्त हो गया। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इन संविधान में दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद
3 की उपधारा 2 में, यानी अनुच्छेद 3 और 6 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जिसके आधार पर इनको मिलता है। तो अनुच्छेद 6 कहता है कि यह संविधान और अमेरिका के सब कानून या सभी संधियाँ अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा और न्यायाधीश इससे बंधे होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो अवैध नहीं मानी जाएगी, यानी संविधान के विरुद्ध कुछ भी होगा वो अवैध होगा। ठीक है, ये 6 नंबर में है। और 3 नंबर की धारा में 2 में उपधारा में क्या है कि न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो संविधान, संयुक्त राज्य के कानून और उनके अंतर्गत की जाने वाली संधि के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, यानी संविधान के जो भी मामले उत्पन्न होंगे संविधान को लेके वो सारे के सारे न्यायपालिका के अंतर्गत आएंगे। यानी संविधान के विरुद्ध कुछ किया नहीं किया जा सकता और संविधान के विरुद्ध कुछ भी किया जाएगा वो मामला कहाँ जाएगा, न्यायपालिका के। तो इसी आधार पर ये कहते हैं कि हमें ही ये अधिकार दिया गया है कि हम उस मामले को देख पाएँ, क्योंकि और किसी भी अंग को ये शक्ति नहीं है कि जो संविधान के साथ कुछ भी छेड़खानी होती है तो उस चीज़ को वो देख पाए। अब इसका प्रयोग कैसे किया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग संविधान बनने के समय से ही नहीं किया गया था। 1787 में अपने को पता है संविधान इन्होंने बनाया था। उस समय तक ये स्पष्ट नहीं था न्यायिक पुनर्विलोकन का, ये एक बहुत पॉपुलर विवाद माना जाता है। उसके बाद से इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले उसमें किया गया तो सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। ये आप याद रखेंगे। कब किया गया? 1803 में। 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल। तीनों के मैं से नाम है तो कंफ्यूज ना होना। मार्बरी बनाम मेडिसन याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस केस में इसका सबसे पहले यूज किया हुआ था। छोटी सी हिस्ट्री इसकी ये थी कि मार्बरी न्यायाधिकारी थे, यानी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वैसे इस टाइप के, तो ज़िले का न्यायाधिकारी थे। तो राष्ट्रपति एडम्स नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी न्यायाधीश की। इसके बाद में एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया और जब कार्यकाल समाप्ति के बाद में ज्वाइन करने के लिए मार्बरी जानते हैं तो नए राष्ट्रपति जेफरसन और उनके न्यायमंत्री मेडिसन हैं, तो वो न्यायमंत्री मेडिसन मार्बरी को उपयुक्त आदेश भेजने से इनकार कर दिया कि ऐसा आदेश आपकी ज्वाइनिंग का जो निकाला गया था पहले राष्ट्रपति से वो उनको भेजा नहीं गया। तो इस बात को लेके वो राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी करने की प्रार्थना की कि राष्ट्रपति को आदेश दे न्यायपालिका कि वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करे जो कार्यपालिका कार्य उनको दिया गया है वो। तो इस आधार पे इस केस में न्यायमूर्ति मार्शल ने ये आदेश दिया था कि जो मेडिसन है जो न्यायमंत्री वो इनको ये आदेश भेजें और इनको ज्वाइन कराएं। तो ये आदेश जब देने का अधिकार मार्शल ने यूज किया तभी माना जाने लग गया है कि न्यायमूर्ति एक्चुअल में जो राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं, यानी न्यायपालिका उच्च हो गई इन दोनों अंगों के बजाय। तो इससे शुरुआत होती है। अब अपन पढ़ेंगे न्याय पुनर्विलोकन का महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसा क्या है कि इसको क्या रखा जाना चाहिए नहीं रखा जाना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस इसका क्या क्या फ़ायदे क्या जो मोटे मोटे अपने को देखने में आते हैं तो वो अपन देखेंगे। पहला बिंदु है सीमित शासन की कल्पना को साकार करना। सीमित शासन की कल्पना यानी ऐसा शासन जिसमें शक्ति का कम से कम प्रयोग किया जाए, क्योंकि जितना शक्ति का प्रयोग उतना ही ज़्यादा व्यक्तियों के अधिकार छीनने का डर होता है। तो शक्तियों का कम से कम प्रयोग तभी हो पाता है जब जिनके पास शक्ति है उन पे कोई नियंत्रण स्थापित हो। तो शक्ति अपने को पता है विधायिका और कार्यपालिका के पास में होती है। विधायिका कानून बना के शक्ति का प्रयोग करती है और कार्यपालिका उसको लागू करके। तो इस शक्ति पे कंट्रोल करने की ज़रूरत थी और ये कंट्रोल किया गया न्यायपालिका द्वारा। तो न्यायपालिका इन दोनों के द्वारा इस शक्ति का अनर्गल प्रयोग जो संविधान के विरुद्ध भी जाता है, संविधान में व्यक्तियों को मानव अधिकार जो मूल अधिकार इनके दिए गए हैं उन मूल अधिकारों को छीनने का अगर कोई भी प्रयास ये इनके द्वारा किया जाता है तो न्यायपालिका उनको रोक देती है। तो सीमित शासन की कल्पना को साकार रूप न्यायपालिका की इसी जुडिशियल रिव्यू की जो इनकी शक्ति है इसी के द्वारा उन्हें ऐसे ये प्राप्त हो सका है।
फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। संघात्मक व्यवस्था अपन पहले पढ़ चुके हैं। संघात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें एक ही देश में दो तरीके की सरकारें काम कर रही होती हैं, यानी एक व्यक्ति दो सरकारों के अंडर में काम करता है, एक राज्य की सरकार और एक केंद्र की सरकार। तो इन दोनों सरकारों का आपसी बंटवारा, शक्तियों का विभाजन अच्छे से चलता रहे, इनमें आपस में टकराव ना हो, इन सब को रोकने के लिए जो संविधान की जो संहिता बनाई गई है उसकी व्याख्या करने, उसकी रक्षा करने के लिए एक न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है। और ये न्यायपालिका तभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है जब उसको न्याय जो जुडिशल रिव्यू की जो इसकी शक्ति है उसको इससे मिले। इसके बिना वो संविधान और संघीय जो व्यवस्था की गई है उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ होता है। तो अमेरिका में ऐसी जो व्यवस्था की गई है, इससे संघात्मक व्यवस्था की रक्षा हो जाती है। तीसरा है नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कैसे, क्योंकि संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रथम जो पहले से लेकर 10वां जो अमेंडमेंट था, तो इन 10 अमेंडमेंट में अपने को पता है कि मूल अधिकार दिए गए थे नागरिकों को। तो इन अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका ही कर पाती है, क्योंकि संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया है और संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, तो मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका के ऊपर आ जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति कितना जागरूक है, इसका प्रमाण ये है कि गृह युद्ध की स्थिति में भी जब राष्ट्रपति लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को स्थगित कर दिया, तो मुख्य न्यायाधीश टोनी ने इसे अनुचित बताया था। तो नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कार्य अमेरिकन जुडिशरी द्वारा किया जाता है अपनी इस पावर का यूज करके। फिर अंतिम आता है संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। गतिशीलता बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि बहुत ही शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ के संविधान निर्माताओं द्वारा बनाया गया था। तो 7 अनुच्छेद में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के कितना पूरी शासन प्रणाली के सारी चीज़ों को समाहित नहीं किया जा सकता। तो बहुत कुछ खाली छोड़ दिया गया था इनके बीच में स्पेसेस की, इसमें आगे चल के अपनी परिस्थितियों के अनुरूप इसमें संशोधन करके इसमें नई चीज़ें डालते रहेंगे या फिर संशोधन करते रहेंगे। तो ये सब जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप जो संशोधन होते हैं या फिर वो सही है या गलत है, इन सबको चेक करने का दायित्व न्यायपालिका के ऊपर ही आ जाता है। तो एक तरीके से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप गतिशीलता प्रदान करती है न्यायपालिका। संविधान को लागू करने के बाद जो भी देश की परिस्थितियों में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके कारण संविधान में संशोधन जरूरी हो जाता है। तो अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर्याप्त कठिन होने के कारण औपचारिक रूप से ऐसे परिवर्तन करना सब सरल नहीं होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का ही परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढल गया है। तो ये जो गतिशीलता प्रदान करते हैं, ये कार्य जो संशोधन की जो कठोरता उनके संविधान की विशेषता है, उसके बावजूद भी न्यायपालिका के द्वारा खुद से ही जुडिशल रिव्यू के तहत इसमें इस तरीके से अमेंडमेंट किए जाते रहे हैं कि वो गतिशील बना रहता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण इसकी महत्ता बताने वाले बिंदु हैं: सीमित शासन, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा, नागरिक अधिकारों की रक्षा, संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। और इससे पूर्व अपन देखेंगे कि जुडिशल रिव्यू का यूज स्टार्ट का 1803 के जो मार्बरी एडिशन का विवाद से होता है। और इसकी परिभाषा पहले देखेंगे कि क्या परिभाषा होती है और इसका क्या शक्ति का संवैधानिक आधार है। तो अपने याद रखेंगे अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3, मोटा मोटी इतना याद रह जाए पर्याप्त होगा। तो छोटा या बड़ा क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चनों में आने की संभावना रहती है, उस अनुरूप अपनी तैयारी इसमें कर सकते हैं।